आप सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें बीपीएड कंप्लीट बीपीएड की सीरीज थी, उसमें यूनिट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो ये एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो वीडियोस डाल रहा हूँ और उसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना बात करें न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट में। तो इस टॉपिक में अपने को क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वेट मैनेजमेंट, बीएमआई एंड ओबेसिटी हैजार्ड्स, डाइट वर्सेस एक्सरसाइज एंड इसी सब चीज़ों को अपन को इस टॉपिक में कवर करना है। तो सबसे पहले बात आती है वेट मैनेजमेंट होता क्या है। एक वेट मैनेजमेंट, एक समझो कि वेट मैनेजमेंट ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने वेट कर लिया या ऐसी चीज़ें नहीं होती। वेट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है सबसे पहले तो, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन है वो हेल्दी लाइफस्टाइल को हैबिट्स बनाता है। किस लिए? एक मेंटेन करने के लिए वेट को, या अचीव करने के लिए हेल्दी बॉडी वेट को। सिर्फ हेल्दी वेट मतलब ये नहीं होता है कि बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका 20, मतलब एक हेल्दी रेंज में आ रहा है 18.5 से लेकर 24.9 तक, तो ये एक वो नहीं बोलेंगे कि ये हेल्दी या वेट मैनेजमेंट करा है या उसका हेल्दी वेट है। वेट मैनेजमेंट में अपने को पढ़ना है कि प्रॉपर वेट मैनेजमेंट होता क्या है। सिर्फ वेट मैनेजमेंट में क्या सिर्फ वेट को देखा जाता है, कि क्या वेट मैनेजमेंट में मसल मास को भी देखा जाता है या मसल लॉस को भी देखा जाता है, फेट को भी देखा जाता है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है और उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर वेट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है इसका। मॉडर्न एरा में क्या इसको कॉन्सेप्ट में लिया गया है, किस तरीके से वेट मैनेजमेंट सिर्फ कैलोरी को काउंट करने वाली चीज़ें नहीं है। किसी पहले होता था ना कि हाँ आप इतनी कैलोरी इंटेक करें या इतनी ये सब चीज़ें करें। अब वेट मैनेजमेंट थोड़ा ऊपर से ले गया है इन सब चीज़ों से, कि वेट मैनेजमेंट को किस तरीके से देखा जाता है और किस तरीके से मेंटेन करा जाता है। सबसे पहली बात तो पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान बनता है ना, कि हर पर्सन के अकॉर्डिंग, है ना, हर पर्सन के मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग एक पर्सनल न्यूट्रिशनल प्लान बनता है। फिर साथ में फिर बात करती है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब फिटनेस ऐप हो गए, वियरेबल गियर्स हो गए, कैलोरी ट्रैकर्स। आप बहुत सारे प्ले स्टोर पे भी जाएंगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें आप कैलोरी ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आपने वहाँ पे लिखा कि ये मैंने खाया है, दिन का आ जाएगा कि आपको कि कितना कैलोरीज आपने खाई है। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं मेंटल एंड हेल्थ स्ट्रेस। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आप वेट मैनेजमेंट को देखते हैं। आपने देखा होगा कि एक बाई डायरेक्शनल स्टडी हुई है यूएसए में, जिसमें ऐसा देखा गया था कि अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है तो ज़्यादा खाना खाता है, या ज़्यादा खाना खा रहा है तो स्ट्रेस में मतलब एनजाइटी हो रही है। तो इसका भी एक तरीके से देखा जा रहा है आजकल। फोकस ऑन बॉडी कंपोजिशन, फोटो मतलब ये बॉडी कंपोजिशन पे फोकस करा जा रहा है। पहले ऐसा था कि अगर अब ऐसा कोई ऐसा मान लेते कि एक मोटा इंसान है, ऐसा थुलथुला टाइप इंसान है जिसका फेट बहुत सारा फेट है, ठीक है, तो क्या उसका वेट मान लेते हैं कि प्रॉपर है, मान लेते हैं कि एक हेल्दी रेंज में आता है, तो क्या उसको ये बोलेंगे कि ये फिट इंसान है, हेल्दी इंसान है? नहीं बोलेंगे ना। जब तक उसमें मसल भी नहीं होगी वो भी दिक्कत है। सिर्फ वेट मैनेजमेंट ये नहीं होता ना कि सिर्फ उसका वेट कम हो जाने से या एक प्रॉपर रेंज में रहने से वो हेल्दी है। मसल भी होना चाहिए। मैटर ये करता है कि मसल मास, मसल का वेट कितना है, फेट का वेट कितना है, ये भी मैटर करता है। मेडिकल इंटरवेंशन, क्या अगर अब देखो आजकल तो चीज़ें बहुत सारी होने लग गई है कि आजकल सर्जरी हो जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती है, मेडिसिन ले लेकर अब सारी चीज़ें काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यूज़। अब वैल्यूज क्या है, मतलब वेट मैनेजमेंट को क्यों जरूरी है, एक तरीके से ये समझ लो। तो सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज। अगर वेट मैनेजमेंट नहीं कर सकते या वेट किसी का कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो चांसेस है कि उसको हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूव एथलेटिक्स परफॉर्मेंस। अगर किसी इंसान का वेट मैनेजमेंट प्रॉपर मेंटेन है, अचीव कर रहा है, तो वो ज़्यादा चांसेस है उसके कि वो उसका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगा। विराट कोहली का देखा है, विराट कोहली जब जब एक तरीके से डेब्यू करा था और उसके बाद उन्होंने कोई वेट हेल्दी डाइट या कुछ ऐसे चीज़ें नहीं थी, है ना। उनके इंटरव्यू में भी बोलते कि सचिन तेंदुलकर ने उन्हें एक बार कुछ बोला था इस तरीके से। फिर उन्होंने आज तक इतनी प्रॉपर डाइट को फॉलो करते, इतने बड़े क्रिकेटर होने के बावजूद आज उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, और फिर भी एक ना एक रिलेशन तो बैठता है ना उनकी हेल्दी डाइट और वेट से। ठीक है,
इनहेंस मेंटल स्टेबिलिटी, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप फिट हैं तो आपका माइंड भी बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आप देखना कि अगर आपको फिर मोटे हो रहे हैं या ज़्यादा दुबले हो रहे हैं तो आपका माइंड भी इतनी तरह से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, एनर्जी लेवल हमेशा अप रहता है। ठीक है, एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी तो आप हर कुछ काम कर सकते हैं, आपको जो दिन में एक्टिविटी करना है। ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप, अगर आपने देखना है आपका प्रॉपर आपने डाइट वाइट और आपने प्रॉपर खाना खाया है, अगर आप उसी के साथ छोले भटूरे खा कर आ रहे हैं, ठीक है, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो आप देखना आपकी नींद में मतलब स्लीप साइकिल भी खराब हो जाएगी। पर उसी की जगह आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो चांसेस हैं ज़्यादा अच्छे स्लीप की। ठीक है, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेट मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले डाइट एंड कैलोरी इंटेक, आप कैलोरी कितना इंटेक कर रहे हैं वो मैटर करता है, और फिर साथ में वो भी मैटर करता है कि आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपने जितना खाया और उतना बर्न नहीं करा तो वो कहीं ना कहीं बचेगा और उससे वेट गेन होने के चांसेस हैं। ठीक है, या तो फिर मान लेते हैं कि अगर आपने बहुत कम चीज़ इंटेक करी, कैलोरी इंटेक करा और ज़्यादा आउट करा, बर्न कर दिया, तो वेट लॉस होएगा। सिंपल है, ये दो कैलकुलेशन पे चलता है मेन। तो फिजिकल एक्टिविटी भी मैटर करती है कि आप फिजिकल एक्टिविटी किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी। अब अभी आगे बताऊंगा कि सब लोग सोचते हैं कि भाग लो, रनिंग 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 कर कर आपका वेट लॉस हो जाएगा। वो होएगा, मना नहीं कर रहा, नहीं होगा, पर उसके साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चाहिए। वो क्यों चाहिए वो आगे चलते हैं। जेनेटिक्स एंड हार्मोन्स मैटर करता है कि अभी वो साइकोलॉजी में तुमने पढ़ा हुआ कि किस टाइप की बॉडी टाइप भी होता है अलग अलग। कोई शुरुआत से बचपन से पतला रहता है, कोई बचपन से बहुत मोटा होता है। ये एक अलग फैक्टर है कि कोई जेनेटिक्स होता है किसी किसी का, हेरिडिटी। स्लीप एंड स्ट्रेस, ठीक है, स्लीप भी मैटर करती है। अगर आपकी स्लीप साइकिल ज़्यादा खराब है तो भी आपको ज़्यादा भूख लग सकती है। अगर बहुत ही कम मतलब आपकी हो रही है तब भी आपको कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। मतलब ये एक साइंटिफिक वो हो गया। पर आपको कभी एग्जाम में आए तो आपको इतने पॉइंट्स लिख कर आना है, उसके नीचे फिर आप लिख देना। मेडिकल कंडीशन है, अब किसी को पहले से ही कुछ प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब किसी को थायराइड, थायराइड बोलते हैं, थायराइड एक ग्लैंड का नाम है, उसमें दो चीज़ें होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। थायराइड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड एक मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। और मेटाबॉलिज्म, एक चीज समझो कि मेटाबॉलिज्म का काम ये है कि खाने को पहले वो तोड़ता है, फिर जोड़ता है, फिर एनर्जी देता है। ये प्रोसेस है, पहले खाना जाएगा, टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर एनर्जी बनेगी। ये इस टाइप की प्रोसेस है, ये थायराइड ग्लैंड करती है। अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करने लग जाए तो इसे क्या बोलेंगे? हाइपर बढ़ गया है। जो इंसान में हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है तो वो लोग देखना, अधिकतर लोग पतले हो जाते हैं, दुबले होते हैं, क्योंकि उनका थायराइड मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा ही फास्ट काम कर रखा है। पर उसी की जगह किसी का बोलते हैं कि कम हो जाए थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम हो जाता है, तो कम जब सिक्रेट करेगी तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अब काम जब स्लो होने लग जाएगा तो फिर क्या चांसेस है? बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मोटा हो इंसान। ठीक है, इसको और डिटेल में समझेंगे, पर अभी एक अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, उस हिसाब से आप पढ़िए। इसलिए अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, और इसमें देखिए, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं छोटी वीडियो डालता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ स्किप ना कर दूँ, पर अगर इस पर आप बने रहें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐप डाउनलोड करें, शिक्षा विश का, प्ले स्टोर पर भी है, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स में जाइए। ठीक है, फ्री मटेरियल में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, हिंदी वाली भी मिल जाएगी, इंग्लिश वाली तो यही है ही सही, पर हिंदी वाली भी मिल जाएगी, उसमें प्रॉपर सब कुछ लिखा है हिंदी में भी। और आप सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही कमेंट करें तो अच्छा लगता है। जैसे पिछली बार में थोड़े कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़े तो मेरी इच्छा हुई सुबह सुबह वीडियो बनाने की। कॉन्सेप्ट ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखो, इसे ना क्वार्टलेट इंडेक्स भी बोलते हैं। कभी आ जाए क्वार्टलेट इंडेक्स क्या होता है तो आपको लिखना है क्वार्टलेट, है ना, क्वार्टलेट इंडेक्स। क्वार्टलेट इंडेक्स होता है इसे। ठीक है, बेल्जियम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने हेनरी क्वार्टलेट, उन्होंने ये दिया था। अब एक चीज देखो, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इन्होंने एक चीज बोली। इनका कहना था कि अगर किसी को देखना है कि हेल्दी रेंज में उसका वेट है कि नहीं, तो उसके लिए सिंपल एक कैलकुलेशन करो। आप क्या करो, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका वेट लिखो सबसे पहले जितना भी है, और उसको डिवाइड कर दो उसकी हाइट से, पर स्क्वायर लगाना, मीटर का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ देखो, मैं इसको रब करता हूँ, है ना, कैलकुलेटर की फिर ज़रूरत पड़ेगी। मान लेते हैं कि मैं हूँ
मेरी वेट है 70 kg, 70 kg वेट है। अब मेरी हाइट कितनी है, 1.73, है ना, मीटर में, 1.73 मीटर में है ना। अगर ऐसे सेंटीमीटर में 173 हो जाएगा, तो 1.73 को मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करना है, और यहाँ पे मेरा बीएमआई निकल जाएगा। ये एग्जाम में आ सकता है, कैलकुलेशन याद रखना है इसका। मतलब कुछ नहीं करना है, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर का स्क्वायर। अब देखो मैं इसका एक बार मैं करके देख लेता हूँ, क्या होगा, 1.73 इंटू 1.73 है ना, 70.2.9929 है ना। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 70 kg/2.99 क्या है, 29। मेरा बीएमआई आया 23.38। अब ये देख लो कि ये कौन सी रेंज में जा रहा है, ये जा रहा है नॉर्मल वेट में, समझे। ए से आपको याद, अब देखो, अब एक प्रॉब्लम आती है ना, एक प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ तो सबको याद ही करना पड़ेगी। अगर 18.5 से नीचे जा रहा है तो वो अंडर वेट कैटेगरी में आएगा। अगर 18.5 टू 2.49 24.9 तक जा रहा है तो नॉर्मल वेट में आएगा। 25 टू 29.9 में आएगा तो ये ओवर वेट में आएगा। ये याद करना ही पड़ेगा, जो फैक्चुअल है उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है बहुत बार। तो इस चीज़ को याद रखना कि ये चीज़ तो याद करनी ही पड़ेगी। फिर 30 से 34.9 आ रहा है तो ओबिस क्लास 1, वैसे ही 35 टू 39.9 आ रहा है तो ओबिस क्लास 2, और अबव 40 आ रहा है तो ओबिस क्लास 3। ये याद रखना है इनके, ये इतना भी बना दोगे ऐसे ही फॉर्मूला से, एक एग्जाम्पल के लिए मैं तो बोलूँ, देखो एग्जाम में क्या करना, सबसे बेस्ट कैलकुलेटर नहीं भी ले जाओ ना, खुद का याद करके जाना कि ये कैलकुलेशन में ऐसा ऐसा आएगा, और हो सके तो एक कैलकुलेटर लेकर ही चले जाना। हो सकता है बीएमआई दे दे तो फिर क्या कर लोगे, फिर किससे मांगोगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें कर लेना। फिर ओबेसिटी एंड इट्स हैजार्ड्स। अब देखो, मतलब ऐसे एक चीज़ देखो कि ओबेसिटी होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये चीज़ें देखो। सबसे पहले तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगी। तुमने देखा ना, मोटे लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब उसको डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएगी। मस्कुलस स्केलेटन में, क्या हो जाएगा, मस्कुलस स्केलेटन में क्या हो सकता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस, नी पेन स्टार्ट हो जाएंगे, हिप पेन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। याद है कि नहीं, मोटे लोगों को थोड़ा बैक पेन हो जाता है, या नी में दर्द हो रहा है, ये सब चीज़। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है ना। अब बॉडी उसके पुअर बॉडी, मतलब सेल्फ स्टीम हो जाएगा ना। अगर वो बहुत मोटा है तो वो अपने बारे में यही सोचेगा, यार मैं बहुत मोटा हूँ, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो लोग। फिर रेस्पायरेटरी, अगर मोटे लोगों का देखना, एक स्लीप एपेनिया करके एक प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल इंसान सो रहा है और सोते सोते एकदम से उसकी सांस रुक जाती है, एकदम से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। सफोकेशन के बाद लोग कन मर भी जाते हैं, बहुत सारे को डेथ भी हुई है, पता है ऐसे में। तो ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। कैंसर रिस्क, है ना, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ये टाइप की भी चीज़ें होने लग जाती है। अब देखो, यहाँ पे पढ़ना है मिथ ऑफ स्पॉट रिडक्शन, है ना। क्या, एक तरीके से मैं तो बोलूँगा वहम, अफवाह, ये सब चीज़ें फैली हुई है। स्पॉट रिडक्शन का मतलब ये समझो, स्पॉट, पर्टिकुलर मेरी बॉडी में कोई स्पॉट, और मैं चाहता हूँ कि वो स्पॉट का फैट कम हो जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई चेस्ट का यहाँ का फैट कम हो जाए, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ये सिर्फ हाथ के यहाँ का ट्राइसेप्स का फैट, वो फैट कम हो जाए। मैं चाह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर मेरे बैली फैट कम हो जाए। ये एकदम गलत चीज़ है, ठीक है। अगर तुमसे बोलूँ कि तुम्हें सिर्फ 1000 सिटअप्स लगा लो और डेली की, और इससे बेली फैट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। फर्क पड़ेगा, पर मैटर ये करता है कि साथ में, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ उसी एरिया का फैट कम होगा। मैटर ये करेगा कि धीरे धीरे ओवरऑल बॉडी का फैट कम होगा, ठीक है। तो कभी भी ये चीज़ें नहीं करते हैं कि जिम में जाते हैं वो लोग बोलते हैं चलो 100,000 सिटअप्स लगाओ, ऐसा नहीं कर सकते ना। आप प्रॉपर उसका डाइट, पूरा प्लानिंग बनाते हैं, उसकी पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी पर ट्रेंड करना चाहते हैं, तब जाकर होता है, ठीक है। अब कुछ कॉमन स्पोर्ट्स रिडक्शन, ये सब चीज़ें तुम्हें पढ़ना पड़ेगी, ये चीज़ें याद रख लेना, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये जो मैंने बोला है वही सब लिखा हुआ है। देखो, ये सब मिथ है कि अगर 1000 सिटअप्स लगा ली तो फ्लैट स्टमक हो जाएगा। स्वेटिंग आई तो आप का फैट बर्न हो रहा है। दरअसल स्वेटिंग आ रही तो वाटर लॉस हो रहा है, पानी आपकी बॉडी से कम हो रहा है, तो वेट कम ही होना है, सीधी सी बात है। थोड़े समय बाद वापस बढ़ जाना है।
देखा नहीं है जिम एकदम से ज्वाइन करते हैं लोग और एकदम से एक दिन में 1 किलो कम। भाई वो तुम्हारा पानी अभी फेट वो हुआ है, स्वेटिंग हुई है, पसीने की वजह से तुम्हारा सब कुछ हुआ है ना। ये सब चीज़ें गलत है। ठीक है। सबसे क्या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है फैट लॉस करने के लिए? सबसे पहले कैलोरी डेफिशिएट, कैलोरी को कम करो, है ना। हाई प्रोटीन इंटेक करो कि मसल प्रिजर्व रहे। फिर कंपाउंड एक्सरसाइज करो, मतलब सारी बॉडी की मिलाकर एक्सरसाइज करो, ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर कार्डियो को भी करो, इंक्रीज करो, जिससे एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़े। ठीक है। फिर साथ में कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, ओवर द वीक एंड मंथ्स तक इसको चलने दो। ठीक है। अब बात करते हैं डाइटिंग एंड एक्सरसाइज क्या है, डाइटिंग में क्या फर्क है और एक्सरसाइज। देखो, डाइटिंग का एक पहला पॉइंट है कि डाइटिंग ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज से, मतलब दोनों ज़रूरी है पर ज़्यादा ज़रूरी डाइटिंग है। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा बोले कि 500 कैलोरी कम खा लो और तुम्हें बोल दे कि भाई 500 कैलोरी बर्न कर लो, उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि तुम 500 कैलोरी, एक 500 कैलोरी नहीं खाने में सिर्फ आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, और उसी की जगह मैं बोलूँ कि तुम्हें 500 कैलोरी बर्न करना है, तो तुम 5 किलोमीटर भागोगे ना तब भी बर्न नहीं होगा। सोच रहे हो 5 किलोमीटर भागना कितना मुश्किल है, और उसी की जगह सिर्फ 500 कैलोरी को ना खाना ज़्यादा ईजी है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि कंट्रोल एनर्जी इनपुट्स डायरेक्टली, मतलब एक तरीके से आप किसी पोर्शन को नहीं खाते हो, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि डायरेक्ट आप शुगर को मत इंटेक करें। ठीक है। या एक तरीके से आप होल फूड को इंटेक करें। ठीक है, जिससे ज़्यादा फायदा हो सकता है ना। अगर आपको ये बोले कि आप बाहर का फूड अवॉइड करें, पिज़्ज़ा वगैरह ये अवॉइड करें। ठीक है। ये ज़्यादा मिठाई को अवॉइड करें, ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है। फिर ठीक है, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं कि लिमिट, अब एक्स जो डाइट है ना, वो मसल को बिल्ड नहीं कर रही है डायरेक्ट, ये याद रखना। सिर्फ डाइट अपनी कैलोरीज को कम कर रही है, ये फायदेमंद है। पर कैलोरीज को कम करना मतलब ये नहीं होता है कि मसल को बिल्ड करना, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। मतलब एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि वेट लॉस जो है डिपेंड करता है 70 to 80% डाइट पर, और 20 to 30% डिपेंड करता है एक्सरसाइज पर। ये चीज़ याद रखना। सेम वेट गेन में भी बोल सकते हैं, पर डाइट तो मैटर ही करेगी। अब एक्सरसाइज में क्या होता है? बर्न कैलोरीज एंड बूस्ट बीएमआर। बीएमआर समझो, बीएमआर, बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी रेस्ट के समय में भी, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी कैलोरी को बर्न कर रही है, मतलब एनर्जी तो लग रही है ना, तो कैलोरी बर्न हो रही होगी। तो कैलोरी को बर्न करने वाली को कैलकुलेशन को देखते हैं कि कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। कि आपको पता चलता है इससे कि आपकी रेस्ट के समय में भी कितनी कैलोरी बर्न होगी। क्लियर, ये समझ आ गया। तो अगर क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो मैंने बताया था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ, इस पे आता हूँ, कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, है ना। अगर आप कार्डियो करते हैं तो कार्डियो में क्या होगा, आपको उस समय ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, उस समय ज़्यादा एनर्जी लगेगी और आपकी कैलोरी उस समय ज़्यादा बर्न होगी। क्लियर। पर उसी की जगह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होगा कि अगर मान लो आपने कोई से हैवी लिफ्टिंग वगैरह और स्ट्रेंथ वगैरह करी, तो मसल रिपेयर वो होगी, डैमेज होगी। फिर मसल रिपेयर कैसे होती है? प्रोटीन से होती है। मतलब अंदर ही अंदर आपकी एक्सरसाइज करने के बाद आप जब घर आ भी जाएंगे तो क्या होगा, मसल रिपेयर होगी, अंदर ही अंदर प्रोसेस चलता रहेगा। इससे क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, मतलब कैलोरीज जो है ना आपकी बिना कुछ करे भी बढ़ेगी, समझे, बर्न होना चालू हो जाएगी, जिससे आपको वेट लॉस में फ़ायदा होगा और मसल और इम्प्रूव होगी। ठीक है। ये सब चीज़ें, अगर आप प्रिजर्व एंड बिल्ड मसल मास, मसल मास ज़रूरी है जो बिल्ड करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है। अब एक चीज़ ये देखो, कैन नॉट ओवरकम एक्सेस ईटिंग। अगर मान लेते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज कितनी भी कर ले, 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो और बोले कि 300 से 500 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, ठीक है, पर उसी की जगह आप एक कुछ लाएंगे ऐसा और बोलेंगे एक बर्गर खा लिया, तो मतलब आपने 1 घंटे की जो मेहनत थी वो बर्बाद हो गई है। क्लियर। अब कॉमन मिथ की बात करते हैं, क्या ऐसा है? कार्ब्स, कार्ब्स खाने से फैट बढ़ता है, ज़्यादा कार्ब्स खाने से फैट बढ़ता है, ये है। ठीक है, सही चीज़। फैट फ्री मतलब फैट नहीं खाओगे तो आप हेल्दी हो, अच्छा फैट खाओगे तो आप हेल्दी हो, अगर खराब फैट खा रहे हो तो अनहेल्दी हो, ये सही चीज़ है ना। ईटिंग एट नाइट कॉजेस वेट गेन, रात में खाने से आपका वेट बढ़ेगा, एकदम गलत है। अगर ज़्यादा कुछ खाओगे तो वेट बढ़ेगा, कैलोरी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना।
स्कीपिंग मील्स स्पीड्स ऑफ वेट लॉस, अगर आप छोड़ रहे हो मतलब मील्स को ही नहीं खा रहे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट लॉस हो जाएगा बहुत जल्दी। जहाँ तक थोड़ा थोड़ा हो भी सकता है, पर मैटर ये करता है कि इतना सब वो नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट रिप्लेस डाइट एंड एक्सरसाइज। सप्लीमेंट, सोचो कि आप चलो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो और डाइट कर भी नहीं ले रहे हो अच्छे से, और सप्लीमेंट सप्लीमेंट के बेसिस पे चल रहे हो, नहीं कर सकते आप। एक समय बाद थोड़ी दिक्कत आने वाली है। अब बात करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी को क्या बोलते हैं? ओबेसिटी को सबसे पहली बात तो एबनॉर्मल तरीके से एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में फैट आपकी बॉडी में जमा हो जाए तो उसे ओबेसिटी बोलते हैं। WHO के अकॉर्डिंग BMI +30, मतलब 30 से ज़्यादा BMI है वो ओबेसिटी में काउंट होगा, ठीक है। तो ये ओबेसिटी का मैं ये क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तो ये पढ़ा चुका हूँ BMI में। अब बात करते हैं कि किस टाइप के अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है एंड्रॉइड टाइप का, एप्पल शेप। कैसे? इसमें ये बोलते हैं कि ये जनरली मेल में होता है। मेल का क्या होता है? फेट, मतलब पेट के वहाँ से फेट जमा होता है, ज़्यादा बढ़ा जाता है, ठीक है। फिर वेस्ट भी थोड़ी बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं एंड्रॉइड टाइप, एप्पल शेप्ड फेट, है ना। इसमें ना हायर कार्डियोवास्कुलर वो रहता है, रिस्क रहता है हार्ट वार्ट का। फिर होता है गाइनोइड, पियर शेप, लड़कियों के उसमें, मतलब एक तरह से हिप्स के या थाइज के वहाँ से ज़्यादा फेट बढ़ जाना, और इस वजह से उनके चांसेस हैं कार्डियक रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट के डिजीज, है ना, ये सब चीज़ें। अब कॉजेस, इटियोलॉजी मतलब समझो किसी एक डिजीज या किसी चीज़ का कारण, इटियोलॉजी कहते हैं, है ना। स्टडी ऑफ कॉज, एक्सोजीनस होते हैं मतलब बाहर की तरफ, मतलब 95% में जो बंदा मोटा या मतलब ओबेस होता है वो उसके कारण 95% बाहर के ही होते हैं, खाना, लाइफस्टाइल, ये सब। कुछ कुछ लोगों का 5% के आसपास एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस मतलब कि अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर, किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो गया है ना, किसी को काम नहीं कर रहा है, मतलब आपकी एक तरीके से क्या बोलते हैं, हार्मोन्स अच्छे से सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। फिर किसी किसी को जेनेटिक होता है। जेनेटिक में ना एक नाम होता है सिंड्रोम का, प्रेडर विली सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बचपन से ही ना किसी इंसान को, बच्चे को ओवर ईटिंग की आदत होती है, ये जेनेटिक होता है। फिर एक होता है लेट्रोजेनिक। लेट्रोजेनिक मतलब किसी मेडिसिन वगैरह से, स्टेरॉइड्स ले लिए या किसी एंटी डिप्रेसेंट ले लिए, या मतलब इनके कारण से आप बढ़ जाए, मोटा हो जाए। तो ये 4 पॉइंट तो लिख कर ही आना है, याद करना पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। हेल्थ रिस्क क्या हो जाएगी ओबेसिटी की? वही कार्डियोवास्कुलर, मतलब आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है ना, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिजीज हो सकती है, मस्कुलर स्केलेटन हो सकती है, मतलब अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो सकती है, रेस्पिरेटरी मतलब आपको लंग, इन सब चीज़ों से दिक्कत हो सकती है, और कैंसर, कैंसर होने के भी चांसेस है। क्लियर? ओबेसिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो खान पान हो सकता है, डाइटरी न्यूट्रिशनल हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि हाँ किसी को प्रॉब्लम हो सकती है बचपन से ही ये सब चीज़ों की। अब कोई बच्चा बचपन से मोटा हुआ है तो उसकी थोड़ी गलती है। मेडिकल कंडीशन हो सकती है, मतलब कुछ उसको प्रॉब्लम हो, कुछ टाइप की बीमारी हो। इन्वायरमेंटल एंड सोशल, मतलब एक तरीके से यार एक मान लेते हैं कि एरिया है जहाँ पे आपके आसपास लोग भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ईजिली जंक फूड खा रहे हैं, तो आप भी खाओगे ना, सीखोगे ही सही। अगर आपके घर में आपके पापा मम्मी भाई बहन और आप छोटे हो और वो भी यही खा रहे हैं, तो आप भी यही खाओगे। आप थोड़ी बोलोगे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बचपन से आपको आदत हो ही जाना है। फिर साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, है ना, अगर आपने डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें ज़्यादा अमाउंट में खाना खाते हैं, या कोई डिप्रेशन में चले जाता है, एंजाइटी में चले जाता है, तो भी उसको हो सकता है कि ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हो जाए, ये सब चीज़ें। क्या सॉल्यूशन है ओवर ईटिंग, मतलब सॉरी ओबिसिटी से बाहर निकलने की? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल को चेंज करो। लाइफस्टाइल आपकी सही से होनी चाहिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप डिटेल में पढ़ना, ठीक है। सेकेंड है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। WHO खुद कहता है कि 150 से 300 मिनट पर वीक आपको मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइज करना है, साथ ही उसमें 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, समझे, ये सब चीज़ें करो। फिर बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी, खुद अपने आप को एक बोलो रोको, ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब एक तरीके से जहाँ भी आपको लगे नहीं मुझे नहीं खाना है, इसे बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। या अब देखो किसी को कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो जाता है, तो क्या होता है, इसमें मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन देते हैं, मतलब कुछ दवाई गोली से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। यूनिट 3 अपन ने कंप्लीट कर चुकी है। अब यूनिट 4 जो है ना, वेट मैनेजमेंट,
इसमें अपन सिर्फ जैसे ये डेली कैलोरी इनटेक और ये सब चीज़ें अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको इसकी मैंने पीडीएफ अपने ऐप पर डाल रखी है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आप इसको वहाँ से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, डाइट प्लान बनाना है। अब अगर आपको 3 यूनिट आपने अच्छे से पढ़ ली होगी तो चौथी यूनिट भी आपको आ जाएगी। तो एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो थी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं।